दोस्तों आज हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे। आखिर ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये एक इंडियन रुपी है जो हमारी कंट्री में यूज़ होती है, और ये यूके पाउंड है जो यूके में यूज़ होता है, और ये यूएस डॉलर है जो यूएस में और बहुत सारी कंट्री में यूज़ होता है। और उसी तरह ये बिटकॉइन है और ये एक करेंसी है, ये भी कुछ कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। अब हम इस इंडियन रुपी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और हम इसको फिजिकली टच भी कर सकते हैं, लेकिन इस बिटकॉइन को हम टच नहीं कर सकते। ये एक ऑनलाइन करेंसी है, तो इसको इसलिए ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही है, यानी कि क्रिप्टो फॉर्म में है। जैसे कि पहले ज़माने में लोगों के पास कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, लेकिन अब हमारे पास मोबाइल ऐप में शेयर्स होते हैं। तो इसी तरह आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, आपको 1 लाख रुपए के नोट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल ऐप में और किसी बैंक में आप वो पैसे रख सकते हो और आप इजीली ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। तो इसी तरह ये बिटकॉइन भी एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में है। तो अगर मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए में से कुछ डॉलर खरीदने हैं, तो आपको फ़िलहाल $1 खरीदने के लिए आपको 75 रुपये पे करना होगा। तो आज के टाइम पे अगर आपको बिटकॉइन लेना है तो आपको एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको लगभग 32 लाख रुपए देने होंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि ये करेंसी इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बिटकॉइन इन्वेंट कैसे हुआ और ये अभी काम कैसे करता है। तो चलो आप इमेजिन करो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं। टीचर ने एक मैथ का क्वेश्चन पूछा, जो बच्चा सबसे पहले उसका जवाब देगा तो उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जिस तरह से आप किसी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको पे बैक पॉइंट मिलते हैं। फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के दौरान आपको ऐसे कोई कॉइन्स मिलते हैं, या कोई और जगह पे शॉपिंग करने के दौरान आपको उनके अलग अलग पॉइंट्स या कॉइन मिलते हैं। अगर आप इसको जमा करते हो तो आप फ्यूचर में और ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो। तो उसी तरह से जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसकी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिनको हम माइनर्स कहते हैं, तो उनको एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलते हैं। तो इसलिए जिस बंदे ने इस बिटकॉइन को डिज़ाइन किया है उसने इस तरह से डिज़ाइन करा है कि तो एक यूज़र दूसरे यूज़र को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता है तो हमें यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत होगी ही नहीं। अगर हम भी किसी बैंक से या पेटीएम से अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें किसी न किसी को एक फ़ी पे करनी पड़ती है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पार्टी को फ़ी पे करनी ही नहीं होती, कि जब माइनर्स को वो बिटकॉइन मिलते हैं तो उनके वो रिजर्व से मिलते हैं। जब भी एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है तो बिटकॉइन का एल्गोरिदम बहुत ही डिफ़िकल्ट एल्गोरिदम सेट कर देता है, जिनके लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स को माइनर्स को बड़े बड़े हाईटेक कंप्यूटर्स ही चाहिए। जिस माइनर का कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करेगा उसी को वो रिवॉर्ड मिलेगा जो बिटकॉइन होता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बिटकॉइन का रिवॉर्ड कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो ये माइनर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इतना अपना टाइम इसमें देंगे क्यों। इसलिए शुरुआत में यानी कि 2009 में तो ये बिटकॉइन कुछ भी काम का नहीं था, इसकी वैल्यू 1 रुपये से भी कम थी। और 2010 में तो एक यूज़र ने 10,000 बिटकॉइन दे के सिर्फ 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। लेकिन आज के टाइम पे एक बिटकॉइन की वैल्यू 32 लाख से भी ऊपर है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वेटेबल है या नहीं। तो आइए हम पहले इसको समझते हैं कि मेन यूज़ पैसों का होता क्या है। तो गाइस देखो, पैसों का मेन यूज़ होता है कि आप इसके बदले हम किसी वैल्यू को चेंज या स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लम्बर आके आपके घर में काम करके जाता है तो आप उसकी उस वैल्यूएबल सर्विस के लिए आप उसे कुछ पैसे देते हो। वो प्लम्बर उस पैसों से किसी और चीज़ को खरीद सकता है तो उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। इसी तरह पैसों से हम अपनी वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों अगर हम इंसानों की हिस्ट्री रीड करोगे तो हम इस वैल्यू को अलग अलग तरीक़ों से स्टोर और एक्सचेंज करते आ रहे हैं। जैसे कि एक ज़माने में लोग कभी गोल्ड यूज़ करते थे, एक ज़माने में कभी नमक, गेहूँ, शेल्स ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन जहाँ बात आती है पैसों की तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि हम जब से इस दुनिया में आए हैं उससे लेके 100 साल पहले तक हम किसी चीज़ पर भरोसा करते थे वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इन सब चीज़ों पे। लेकिन रिसेंटली अब ये भरोसा किसी चीज़ के बदले किसी पार्टी पे करने लगे, यानी कि जो इस नोट को छापती है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट।
रिसेंटली हमें इसी चक्कर में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल गई कि अगर हम किसी एक पार्टी को नोट छापने का पावर दे रहे हैं तो बेसिकली हम उस पार्टी को अपनी सारी पावर दे रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट उस पावर को यूज करेगी तो ये भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट उसे ईमानदारी से यूज ना करे, और ये भी हो सकता है वो किसी के फेवर में ज़्यादा यूज करे और किसी के फेवर में कम। क्योंकि जैसे ही आप सबको पता है 2008 में एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न बहुत कम लोगों को ही पता होगा। क्योंकि इसका एक्चुअल रीज़न ये था कि यूएस के कुछ बैंक ज़्यादा ही लालची हो गए थे और वो अनएथिकली होम लोन्स दे रहे थे ऐसे लोगों को जो अपनी ईएमआई कभी पे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो बस वो प्रॉफिट सिर्फ हमारा होगा, लेकिन बाय चांस हम कभी लॉस में जाते हैं और हमें बैंकरप्सी की नौबत आती है तो गवर्नमेंट हमारी मदद कभी करेगी ही नहीं, तो इससे हमारा लॉस कुछ होगा भी नहीं। इसलिए जब मार्केट क्रैश हुआ तो यूएसए के बैंक ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट करे बहुत सारी कंपनीज को डूबने से भी बचाया। तो कंपनी तो बच गई बट जो नुकसान हुआ वो मिडिल क्लास का हो गया। अब आप ये पूछोगे कि इसमें हम लोगों का नुकसान कैसे हुआ, तो गवर्नमेंट जब भी नोट प्रिंट करती है तो एक चीज़ आप याद रखना कि इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है, और जो लोग सेविंग्स करते हैं उनका परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब कि उनके हाथ में पैसे उतने ही रहेंगे बट उन पैसों की जो पावर होगी, जो वो चीज़ खरीद सकते थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई पावर हमारी एक एंटिटी के पास में आएगा या गवर्नमेंट के हाथ में आएगा तो करप्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ स्मार्ट लोग उसका फ़ायदा उठा के निकल जाएंगे और मिडिल क्लास वही उसका नुकसान झेलेंगे। इसलिए बिटकॉइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो इसे सपोर्ट करते हैं वो इसे पीपल करेंसी मानते हैं, क्योंकि इसको कोई गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकती, ना ही तो कंट्रोल कर सकती है। इसका जो भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है ये लोगों की डिमांड और सप्लाई की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है। जो बिटकॉइंस है वो सिर्फ 21 मिलियन ही रहेगी। गवर्नमेंट सिर्फ इसको बैन कर सकती है, पर बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाना तो आप अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी बना सकते हो और आप उसको भी लेन देन के लिए यूज कर सकते हो अगर उसको लोग पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो। पर जब बिटकॉइन इतना ज़्यादा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है और काफ़ी कंट्री उसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट भी कर रही है तो लोग उस नई करेंसी का यूज़ करेगी क्यों। तो इसलिए बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा वैल्यू इसलिए बढ़ी है क्योंकि वो सबसे पहली करेंसी थी। लेकिन कल को अगर लोग दूसरी करेंसी ज़्यादा यूज़ करने लग गए तो हो सकता है कि बिटकॉइन की वैल्यू गिर जाए। तो इसलिए एज ए इन्वेस्टमेंट ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि कल इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन एज ए टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और आज के टाइम पर लोगों ने बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया भी और काफ़ी ज़्यादा पैसा ख़राब भी कर दिया। और गाइस इससे एक्चुअली में एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। तो गाइस आप इस रियल टेक्नोलॉजी को देख भी सकते हो कि ये काम कैसे करती है और इससे ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि आप बिटकॉइन बाय कैसे कर सकते हो। दोस्तों 2018 में आरबीआई ने हमारे बिटकॉइन को एकदम बैन कर दिया था, लेकिन अभी उन्होंने बैंक लिफ्ट कर दिया है। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज है जिससे हम अपनी क्रिप्टो जाकर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 2008 के मार्केट क्रैश के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो ले आऊँगा। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को हर जगह शेयर करना। थैंक यू सो मच।